तो आपको ये बोलना है कि जो डॉम मॉडल है वो स्पेशली डिजाइन करा गया है जावा स्क्रिप्ट, HTML और CSS के एलिमेंट्स को कम्युनिकेट कर सके, उसको टारगेट कर सके, उसको ऑल्टर कर सके। इट मीन्स कि जावा स्क्रिप्ट HTML और CSS के साथ कम्युनिकेट करे। इसके लिए जो मॉडल डिजाइन किया गया उसको बोला गया डॉम मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। लेकिन प्रोग्रामर ब्राउजर के साथ, इंटरनेट ब्राउजर के साथ इंटरैक्ट कर सके, इसके लिए जो मॉडल बनाया गया उस मॉडल का नाम क्या रखा गया? बॉम, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अच्छा ठीक है बॉम मॉडल की बात आप कर रहे हैं, तो बताइए कि आपने बॉम मॉडल का कोई एक फंक्शन यूज किया है अभी तक? हाँ बिल्कुल, विंडोज इवेंट्स जितना भी आप यूज कर रहे हो सब तो बॉम मॉडल में ही आता है। विंडोज क्या होता है? बॉम का बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर जैसे ही आप क्या करते हो, कोई भी पेज आपने रेंडर किया तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा? एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। किसका? विंडो का। और इस विंडो के पास ऑथोरिटी होता है, राइट्स होता है, सारे फंक्शंस। इवन कि आप अलर्ट लिखते हो, जरा सोच के बताओ। आप क्या लिखते हैं? अलर्ट लिखते हैं। तो अलर्ट क्या है? एक मेथड है। किसका? विंडो ऑब्जेक्ट का। किसका? विंडो ऑब्जेक्ट का एक मेथड है। आप कंफर्म लिखते हैं, आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं, ये क्या है? ये सारे मेथड्स हैं। किसके? विंडो का। अब विंडो किसका पार्ट है? बॉम का, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का। इवन कि अगर आप अलर्ट ऐसे लिखेंगे तो भी चल जाएगा, और अगर आपने अलर्ट ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, तो भी चल जाएगा। इसके अलावा आप लोकेशन यूज करते हैं, विंडो डॉट लोकेशन। क्या लिखते हैं? लोकेशन। तो लोकेशन क्या है? मेथड है। किसका? विंडो ऑब्जेक्ट का। और विंडो क्या है? बॉम मॉडल का एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। बॉम मॉडल का एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो ये बोलेंगे कि दुनिया की तमाम चीजें ऑब्जेक्ट है, जिसके कि कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट, कुछ ना कुछ बिहेवियर है। जिसका कि कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट या बिहेवियर है, वो सब के सब क्या है? ऑब्जेक्ट। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, बिकॉज इसका क्या है? कुछ एट्रीब्यूट है। कितना लीटर पानी रख सकता है, गर्म रख सकता है, ठंडा रख सकता है, इसका शेप वगैरह। अगर ये हमारे पास एक है, ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सारी चीजें एक ऑब्जेक्ट ही तो है। तो विंडो का ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारे इनबिल्ट क्या है? मेथड्स हैं, जिसके द्वारा अलग अलग तरह के हम लोग फंक्शनलिटीज परफॉर्म करते हैं। अब इतनी ही बात नहीं है। अगर मान लिया जाए कि आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, आप कोई फंक्शन बनाते हैं, तो वो वेरिएबल अगर या फंक्शन आपने कैसा बनाया है? ग्लोबल बनाया है। क्या बनाया है? ग्लोबल बनाया है। अगर आपने अपना वेरिएबल या फंक्शन ग्लोबल बनाया है तो वो भी क्या माना जाएगा? वो भी माना जाता है विंडो ऑब्जेक्ट का ही पार्ट, विंडो का ही मेंबर माना जाता है। अगर ग्लोबल डिक्लेयर किए हैं तो। अगर लोकल डिक्लेयर किए हैं तो विंडो का पार्ट नहीं माना जाता, वो फंक्शन का पार्ट है। अब इस चीज को कैसे हम वेरीफाई करेंगे? तो बड़ा आसान है। चलो कुछ हम लोग देखते हैं। एग्जैक्टली अगर वही लेट या कॉन्स्ट से किए हैं तो विंडो का पार्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन ये कैसे वेरीफाई होगा? देखते हैं। हाँ, अगर विंडो डॉट करके कॉल कर रहे हैं, अगर रिजल्ट आ रहा है तो समझेंगे कि वो विंडो का फंक्शन है, विंडो का मेथड है। अगर विंडो डॉट लिख करके कॉल कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो समझेंगे कि विंडो का फंक्शन नहीं है, विंडो का मेथड नहीं है, विंडो का वेरिएबल नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे इसी पेज में आ जाएं। जो काम कर रहा है उतना रहने देते हैं एज इट इज। अभी फिलहाल के लिए क्या करते हैं? लिखते हैं लेट x इक्वल टू 66, और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? विंडो डॉट और कंसोल पे पहले मैं प्रिंट कर लेता हूँ। क्या करता हूँ? कंसोल डॉट लॉग। और ऐसे डायरेक्ट एक्स नहीं करते हैं, बल्कि विंडो डॉट एक्स करते हैं। विंडो डॉट
एक्स करते हैं ऐसे। अब एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आप लोग, 66 प्रिंट होगा या नहीं होगा? क्या पढ़ना, 66 प्रिंट होगा या नहीं, हाँ या ना? नहीं, ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड नहीं है। और जो वेरिएबल या मेथड ग्लोबली डिक्लेयर्ड होता है वही विंडो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल या विंडो ऑब्जेक्ट का मेथड माना जाता है, कंसिडर किया जाता है ब्राउजर के द्वारा। मतलब बॉम मॉडल में जो ग्लोबली डिक्लेयर्ड वेरिएबल या मेथड्स होंगे वही वेरिएबल या मेथड विंडो का मेथड या वेरिएबल कंसिडर होगा। तो अगर अभी मैं देखूं इसका आउटपुट, तो आउटपुट नहीं आएगा बल्कि अनडिफाइंड आएगा। ट्राई करें। पहले तो चलिए रेंडर कर लें। ये वाला है ना, क्या रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है यहाँ पे। लेकिन ज़रा आप ध्यान से समझना है इस बात को, अभी अनडिफाइंड आ रहा है। बस लेट को हटा करके मैं क्या करने वाला हूँ, बस इसे वैर कर देने वाला हूँ। अब जैसे ही वैर हमने किया क्या यहाँ 66 वैल्यू आने लगा। अब इतना ही नहीं, हाँ अगर कॉन्स्ट भी लगाते तो विंडो का ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं होता, और अगर वैर लगाया तो ये विंडो ऑब्जेक्ट कंसिडर हो रहा है। चलिए, ये तो वेरिएबल पे अप्लाई होता है, समझ में आ गया। अब ज़रा क्या, हाँ क्योंकि कुछ नहीं लगाया तो वैर कंसिडर होगा। अब इसको भी हटा देते हैं और एक हम फंक्शन बनाते हैं। अभी क्या बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, और इस फंक्शन का नाम शो एम कर देते हैं। शो मैसेज, शो एम। अब शो मैसेज में हम लोग कोई भी एक मैसेज डाल देते हैं, लाइक console डॉट लॉग, और यहाँ हेलो। अब उसके बाद यहाँ इस फंक्शन को मैं कॉल करना चाह रहा हूँ। ऐसे नॉर्मली फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका होता है, शो एम, यही ना लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये विंडो का ऑब्जेक्ट है, विंडो का मेथड है, विंडो का वेरिएबल है, तो हम यहाँ क्या लगा करके कॉल कर सकते, विंडो डॉट। लेकिन अगर यहाँ ऐसा है तब, अगर ऐसा है तब, मान लो ऐसा नहीं है, हमने क्या लिखा है, फंक्शन, और फंक्शन का कोई नाम हमने नहीं दिया। मान लिया जाए कि हमने लिखा है लेट शो एम ना इक्वल टू। अब हमें क्या बनाना है, एनोनिमस फंक्शन बनाना है, बिना नाम का फंक्शन। ये क्या फंक्शन, कौन सा फंक्शन माना जाएगा, एनोनिमस फंक्शन। और इस एनोनिमस फंक्शन को हमने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया जिसका नाम है शो एम। अब मैं शो एम को कॉल करने की कोशिश करूंगा, देखते हैं क्या आ रहा है। क्या आ रहा है, शो एम इज नॉट अ फंक्शन, इशू है। चलिए ठीक है, आइए इस इशू को रिजॉल्व करते हैं। बस लेट के जगह पे क्या कर देना है आपको, लेट के जगह पे आपको वैर कर देना है। क्या, अब दोबारा आते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या प्रिंट हो गया, हेलो हो गया। तो समझ में आया या नहीं आया ये। अब इसके आगे बढ़ते हैं। मान लो कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या विंडो का ये मेथड कंसिडर होगा, बोलेंगे हाँ बिल्कुल। देखते हैं शो एम लिख करके, अभी तो ना हमने लेट लगाया है, ना वैर लगाया है, ना कॉन्स्ट लगाया है, कुछ भी नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कंसिडर होगा, वैर। अब चलें वापस, हेलो प्रिंट होना चाहिए, क्या हुआ या नहीं हुआ ना। तो ये चीज़ें और विंडो का बहुत सारा मेथड्स है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे अलर्ट ही आप लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अलर्ट लगाते हैं।
ऐसा नहीं है कि अलर्ट आप सिर्फ अलर्ट ही लिख सकते हो, आप इसके पहले क्या लगा सकते हैं, विंडो डॉट अलर्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप प्रॉम्प्ट लगाते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर नहीं लिख रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट बॉम को पता है, ब्राउज़र को ये पता है कि अगर आपने अलर्ट के पहले नहीं भी कुछ लिखा है तो अलर्ट किसका मेथड है, विंडो का एक मेथड है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट के पास कुछ एट्रीब्यूट्स होता है और कुछ उसका अपना मेथड्स होता है, बिहेवियर होता है। तो विंडो डॉट हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, मान लो प्रॉम्प्ट, क्या लिखते हैं, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, विंडो डॉट कन्फर्म, क्या लिख सकते हैं, विंडो डॉट कन्फर्म, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जरा आउटपुट देखता हूं मैं, अलर्ट भी चला, अलर्ट चला, अलर्ट चला, प्रॉम्प्ट चला, प्रॉम्प्ट में हम कुछ वैल्यू पास कर दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट भी चला और कंफर्मेशन भी चला। बस, तो तीनों का तीनों चल रहा है अभी। चलिए ये भी सही है। अब अगर मान लिया जाए कि मुझे किसी अलग साइट पे रिडायरेक्ट करना है तो आप क्या लिखते हो, अगर रिडायरेक्ट करना होता है तो आप क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए आप या तो यूज़ कर सकते हैं क्या, लोकेशन। लोकेशन, अब लोकेशन जो आप मेथड लिखते हैं वो किसका है, ये भी विंडो का ही है। लोकेशन डॉट href लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे आपको डाल देना पड़ेगा वो URL जहाँ पे आप रिडायरेक्ट करवाना चाह रहे हैं, https www.hubnet.tech.net, है ना। अब ये रिडायरेक्ट कब करेगा, ये तो कंडीशनली लिखना चाहिए था। हाँ, नहीं तो अभी क्या कर सकते हैं, एक बटन क्लिक बना करके उस पर करवा सकते हैं, यही काम ना। तो या तो कोई एक बटन बना कर करें, एक काम करते हैं, ये जो बटन है ना अपना, इस पे अभी कुछ नहीं करवाना, बाद में देख लिया जाएगा। इसी बटन पे क्लिक करने पे मैं चाह रहा हूँ कि ये कॉल हो गया। अब वापिस आते हैं, क्या बटन का नाम है जी, CPV, शायद ये वाला बटन है ना, ठीक आ गया। यही बटन था ना, गेट एज वाला ना, तो ये वाला नहीं, कोई बटन जो बना है उसी को टारगेट कर लिए। CPB मतलब CPB यही वाला ना होगा जी, इसका आईडी तो कुछ और है, जी एज ना, धोखा हो गया लोकेशन। अच्छा, सुधार लिया जाए, जी एज है ना, तो यहाँ भी हम लोग लिख लेते हैं जी एच। अब तो सही है, ओके। रिफ्रेश एक बार कर लेते हैं, जैसे ही इस पर क्लिक कर रहे हैं रिडायरेक्ट हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, समझ रहे बात को। तो ये भी हम अभी जो भी टॉपिक बता रहे हैं किससे रिलेटेड है, बॉम्ब से रिलेटेड है। तो ये भी लोकेशन जो हमने यूज़ किया, क्या है, ये भी किसका पार्ट है, विंडो का। ऐसे भी लिख सकते हो, या इसे लिखने का एक और तरीका होता है, आप क्या लिख सकते हैं, विंडो डॉट लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन और डॉट और पाथ, या href भी डाल सकते हैं, ओरिजिन भी डाल सकते हैं। href, अब इसके बाद क्या डालेंगे यहाँ पे, वही चीज़ जो लोकेशन डालना था मुझे, क्या, https:// क्या था, गलती कर रहा हूँ, //www.hubnettech.net,
आप ये भी डाल सकते हो यहाँ। तो आप विंडो नहीं भी लगा रहे हो तो अंडरस्टूड क्या है वो, कि वो विंडो का ही एक ऑब्जेक्ट है। दिखता ही नहीं यहाँ बैठने पे, एक समस्या ये भी। काम कर रहा अपना ही। तो चलो, ये कहानी था किसका, बॉम्ब का। और विंडो का कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें मेथड्स का, जिसमें कि लोकेशन हो गया आपका, अलर्ट हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, कंफर्म हो गया, जिसका कि ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट में हम लोग हाँ फ्रिक्वेंटली यूज़ करते ही रहते हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट सामने यूज है, जो नहीं है और नहीं लिख रहा है तो भी वो विंडो का ही ऑब्जेक्ट। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट है अपना। हाँ, बॉम्ब को नहीं टारगेट कर सकते, जैसे बॉम्ब में HTML को टारगेट करते हैं जेएस। तो यहाँ टारगेट करने की क्या ज़रूरत है? तो पूरे ये जो आपका जो ब्राउज़र है, ये पूरा का पूरा क्या है, विंडो ही तो है। अब तुम इसका जो भी चेंज करना हो, मान लो साइज चेंज करना हो, या फिर एक नया पेज में खोलना है, नए टैब में अगर कुछ ओपन करना है, वो सब चीज़ें आप कर सकते लिंक में दिया गया एकदम। हाँ, साइज चेंज करने हैं से मतलब ये जो ब्राउज़र का जो साइज है ना, जैसे कि पूरे आ रहा है व्यू पोर्ट में, अगर चाहते हैं कि नहीं ये 400 बाई 500 में ही है, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। बस इसका यही चीज समझना था सर। हाँ बस, तो बाय डिफॉल्ट भी रहता ही है, तो फिर हम विंडो क्यों लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, बस समझ में आना चाहिए कि बॉम्ब होता है क्या एक्चुअली, ताकि आप पहली बार अगर सुनोगे कोई चीज़, जैसे बता रहे हैं तुम लोग, अगर बैकटिक का यूज़ किए हो ना, कि नहीं किए हो? उसका नाम जानते हो जावास्क्रिप्ट में क्या है? नहीं नहीं नहीं, वो टिल्ड तो उस बटन को बोलते हैं। टिल्ड दूसरा बटन होता है, उसी पे जो है ना वो टिल्ड यूज़ होता है जब हमें कंस्ट्रक्टर का उल्टा जब डिस्ट्रक्टर बनाना होता है, वहाँ टिल्ड का यूज़ किया जाता है कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि C हो गया, C++ हो गया। इसको क्या बोलते हैं? गप्पी बता सकती हैं। बहुत प्यारा नाम है और बड़ा भारी भरकम नाम है। जावास्क्रिप्ट में जो टिल्ड यूज करते हैं, हाँ टेम्पलेट लिटरल बोलते हैं उसका। अब नाम देखो कितना भारी भरकम। अब टेम्पलेट लिटरल भी बड़ा काम का है। क्या यूज है अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? क्या दुबे जी, टेम्पलेट लिटरल का क्या यूज है? और टेम्पलेट लिटरल किसे बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, पता है आपको? अब ऐसा ऐसा भारी भरकम ये इसलिए बता रहे हैं कि कैसे बोल रहे हो कि ना लिखेंगे, नहीं लिखेंगे चलेगा, बट नॉलेज तो रहना चाहिए कि क्या है। अब जैसे टेम्पलेट लिटरल की बात करें तो टेम्पलेट लिटरल बोला जाता है इसी को, बैकटिक को। अब बैकटिक का क्यों काम आया, क्या नीड है, यही सवाल था मेरा। तो नीड ये है कि बैकटिक हमें ये अलाउ करता है कि हम स्ट्रिंग को भी और वेरिएबल को भी दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। मतलब आप नॉर्मल वेरिएबल को भी स्ट्रिंग के जैसा डबल कोट्स के अंदर रख सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। नहीं तो ऐसे क्या करना पड़ता था, देखना पड़ता था जहां तक स्ट्रिंग है उसको डबल कोट में रखो, उसके बाद फिर प्लस ऑपरेटर लगाओ। क्या लगाओ? प्लस ऑपरेटर लगाओ, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, दूसरे लैंग्वेज में तो कहीं डॉट लगाओ, अगर PHP वगैरह की बात कर रहे हैं तो वहाँ डॉट लगाओ, कहीं पे कॉमा लगाओ। अब इन सारे समस्याओं से आपको निजात मिल सकती है, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, बैकटिक के बारे में पता होना चाहिए। तो बैकटिक का कॉन्सेप्ट कहाँ लाया गया? अगर पूछेगा भी कि जावास्क्रिप्ट के किस वर्जन में बैकटिक, मतलब बैकटिक नहीं बोलेगा, टेम्पलेट लिटरल को जावास्क्रिप्ट के किस वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया, तो बोलेंगे ES6 में। ECMA स्टैंडर्ड 6 बोला जाता है, मतलब जावास्क्रिप्ट 6 में लाया गया। जो मेजर जो चेंजेस हुआ था 2015 में हुआ था जावास्क्रिप्ट में। जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया वो कब किया गया? 2015 में किया गया। और वहां पे कॉन्सेप्ट लाया गया किसका? बैकटिक, या क्या बोलेंगे, टेम्पलेट लिटरल का। अब टेम्पलेट लिटरल का यूज सीखी हो अपर्णा? इसमें जैसे स्ट्रिंग भी लिखेंगे और हाँ ना, एक एग्जांपल दिखाते हैं कि क्यों जरूरत पड़ा, जरा इसी के ऊपर गौर कर लेते हैं। और यूज करके फायदा क्या मिल रहा है हमको, ये जरा समझते हैं। क्योंकि फायदा जब दिख जाएगा तो यूज करने का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा।
पहले भेज दिया जाए बाकी लोगों को। यहाँ आ जाते हैं हम लोग, रिफ्रेश। क्या रहा है? हेलो सिट्टू कुमार, यू आर 26 ईयर्स ओल्ड। आ रहा है यहाँ तक? सही। अब सवाल ये है कि मुझे इतना तामझाम नहीं करना है, इतना तामझाम। अभी तो ये कर लोगे, मान लो डेटाबेस से रिलेटेड काम करना है तो इतना तामझाम अगर नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक बैकटिक यूज़ कीजिए और यहाँ बैकटिक यूज़ कीजिए। अब लेकिन बैकटिक जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ प्लस वगैरह भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्लस वगैरह जो आप दे रहे थे, डबल कोट्स दे रहे थे, फलाना ढिकाना, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि जहाँ भी आप हाँ रुको, अब करना ये पड़ेगा कि जहाँ भी लग रहा है कि आपका वेरिएबल है, तो वेरिएबल जहाँ भी लग रहा है कि आपका वेरिएबल है, उस वेरिएबल के पहले आपको कुछ स्पेशल सिंबल यूज करना पड़ेगा। और उस स्पेशल सिंबल को क्या बोलते हैं? डॉलर। क्या बोलते हैं? डॉलर। तो आपको लग रहा है कि FN क्या है? आपका वेरिएबल है, तो आप इसके पहले क्या यूज करेंगे? डॉलर। फिर क्या यूज करेंगे? कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि वेरिएबल को हमेशा किस में रखना पड़ेगा आपको? कर्ली ब्रैकेट। डॉलर कर्ली ब्रैकेट से आपको सेपरेट करना पड़ेगा। और उसके बाद इसके पहले भी क्या लिखना पड़ेगा आपको? डॉलर, फिर कर्ली ब्रैकेट और यहाँ कर्ली ब्रैकेट। बाकी चीजें एज के पहले भी क्या लिखना होगा? डॉलर कर्ली ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट। तो जहां भी एक प्रोजेक्ट में हमने डॉलर लिखवाया भी था ना, इसीलिए बिकॉज जब भी आप टेम्पलेट लिटरल का यूज़ कर रहे हैं और उसमें अगर उसके अंदर टेम्पलेट लिटरल के अंदर अगर आप वेरिएबल पास कर रहे हैं तो वेरिएबल को हमेशा इनक्लोज किया जाता है प्लेस होल्डर में। अब प्लेस होल्डर बनाया जाता है या तो कर्ली ब्रैकेट की मदद से या परसेंट की मदद से, या तो कर्ली ब्रैकेट या परसेंट। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में परसेंट का यूज़ किया जाता है, कुछ जगह पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। कहाँ ये सिंगल कोट है तो एरर आ जाएगा, बैकटिक होना चाहिए, ये होना चाहिए। और ये एरर हम लोग लास्ट टाइम हम बहुत झेलाया था, याद है? ये सब कुछ सही था फिर भी रन नहीं कर रहा था। उस वक्त लगता है सिट्टू ही पकड़ा था। हाँ ना, आनंद भैया एक दिन मारे थे चौका छक्का, जिस दिन इवेंट लिसनर काम नहीं था। उस दिन तो सबसे ज़्यादा दिमाग खराब हुआ था, लगता है 1-1.25 घंटा टाइम बर्बाद हुआ। होता है। देखो कोडिंग में आप अगर दूसरे के कोड को देखते हो ना तो दिमाग पहले हिल जाएगा, समझना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई अपने स्टाइल से करता है। इसलिए जब कोडिंग करते हैं तो उसका पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, उसमें क्या यूज़ करने जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कि तुम लोग अपना प्रोजेक्ट सबमिट किए होगे कॉलेज में, जो मेजर प्रोजेक्ट होता है पहले क्या तैयार करते हो? सिनॉप्सिस तैयार करते हो। तो ये सिनॉप्सिस क्या होता है? आपका प्रोजेक्ट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कि आप अपना जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हो, उस प्रोजेक्ट में क्या कंटेंट होगा, क्या उसमें यूज़ करोगे टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ लिखा रहता है। कोई खुद से बना के दिया है कि नहीं दिया है? हाँ, प्रोजेक्ट में ज़्यादा चलता है इसीलिए पूछ रहे हैं। उस टाइम नहीं आता था तो कैसे दे दिया? अब मान लो गप्पी को बना के देना पड़ेगा, इसको सोचना है नहीं। अब पढ़ना का तो लगता है हो गया, 6 सेम पार कर गई कि इस बार है, हो गया। हाँ 4th ईयर में हो गया, तो ये अभी कौन सा ईयर चल रहा है? अच्छा होगा ना। हाँ तो तुम खुद से बना के देना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अरे कुछ नहीं तो
जावास्क्रिप्ट तो इतना वर्सेटाइल है कि तुम लोग टाइपिंग मास्टर का यूज करते हो, कुछ उसी टाइप का अगर बढ़िया सा एप्लीकेशन बना देंगे तो क्या नहीं चलेगा, जो दोनों मोड में काम करे, डेस्कटॉप मोड पे भी काम करे और ब्राउजर में भी काम करे। अब खास तौर से अगर ऐसा बना देंगे तो जितने भी बैंकिंग और एसएससी खास तौर से क्लर्कियल जॉब की तैयारी करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा ना। अपना टाइपिंग टेस्ट दीजिए, कितना एक्यूरेसी है, कितना स्पीड है। यूज़ करते हो कि नहीं? तो कभी यूज़ करते हो तो दिमाग में बात आती है कि कैसे काम करता है, मुझे अगर ऐसा बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। उसका सबसे अच्छा बबल वाला लगता है। हाँ, बनेगा कैसे? हम लोग जावास्क्रिप्ट में बनाए तो कितना मजेदार रहेगा। जावास्क्रिप्ट में ही बना लेते हैं, अभी वही ना चल रहा है हम लोगों का। बनाने के लिए तो पाइथन में भी बना सकते हैं, लेकिन अभी जो है सामने परोसा हुआ उसी को देख। चलो जेएस से करेंगे। अच्छा, इसको रन करके देखा जाए पहले। क्या आ रहा है देखो, आउटपुट में कोई फर्क आया? कोई चेंजेस नहीं। अब पहले से चीज़ें कितनी आसान हो गई। देखो, टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करके हम लोग सबको एक एक लाठी से हॉक दिए, सबको टेम्पलेट लिटरल के अंदर डाले, सबको लिख दो। अब हमें कहाँ प्लस लगाना है, कहाँ डबल कोट्स रखना है, इतना कोई टेंशन पालना पड़ा नहीं। तो जब हमें कोई एक्सप्रेशन, वैसा एक्सप्रेशन बिल्ड करना हो, वैसा एक्सप्रेशन बनाना हो जिसमें कि स्ट्रिंग को भी रखना है, वेरिएबल्स को भी रखना है, अलग अलग तरह के वेरिएबल्स को रखना है, तो उसको टेम्पलेट लिटरल में डाल दो आप। और टेम्पलेट लिटरल बोला जाता है बैकटिक को। बैकटिक आपका रहता है कहाँ पे? एस्केप बटन के नीचे, जिसमें टिल्ड का सिंबल होता है। और टिल्ड का सिंबल शायद आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला देखा होगा है, टिल्ड वाला है, ऐसा ही रहता है ना। अब बैकटिक उसी पे ऐसे रहता है। और बैकटिक का यूज आपको बताएं, आप लोग MySQL यूज किए हो ना, वहां भी यूज किया, वहां भी यूज कर सकते हो। जब आप कोई नहीं किए अलग बात है, बट कर सकते हो। टिल्ड का यूज करवाए होंगे अगर सी या C++ का प्रोग्राम बता रहे होंगे वहाँ, या जावा जब बता रहे होंगे वहाँ। बाकी यहाँ तो अभी टिल्ड का यूज नहीं है। यहाँ नहीं पहले नहीं करना। तो टेम्पलेट लिटरल भी समझ में आ गया, बॉम्ब समझ में आ गया। आगे बढ़े। किसको? नॉर्मल भी यूज कर। हाँ, इसको नॉर्मल भी यूज कर सकते। हाँ, कहीं भी टेम्पलेट लिटरल का यूज। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है आपका रेस्ट ऑपरेटर का। क्या कॉन्सेप्ट होता है? रेस्ट ऑपरेटर का। अब रेस्ट ऑपरेटर, ये भी नाम बड़ा भारी भरकम लग रहा है, लेकिन है कोई भारी भरकम नहीं। कैसे? रेस्ट ऑपरेटर किसे बोलते हैं? इसको 3 बार जब डॉट लग गया तो इसको क्या बोलेंगे? रेस्ट ऑपरेटर। रोक देते हैं, नाम नहीं। नाम के पीछे नहीं जाना है। अब रेस्ट ऑपरेटर का बेसिकली 2 मेन काम होता है। पहला काम होता है अगर मुझे कोई वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बनाना है वहाँ, और दूसरा वहाँ जहाँ की हमें कोई एरे या ऑब्जेक्ट को कॉपी करना हो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, वहाँ किसका यूज करेंगे? रेस्ट ऑपरेटर का। अब कैसे, जरा इसको देखते हैं। अच्छा, मान लो कि एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग, और फंक्शन का नाम रखते हैं ऐड। ऐड नाम से पहले से नहीं ना रहता है, चलो नहीं। और ए बी, अभी 2 आर्गुमेंट पास करते हैं, ए और बी। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वैर इक्वल टू लिख रहा हूँ मैं, वैर res रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। काम करेगा या नहीं करेगा? हाँ, करेगा। अब इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, तो हमने ऐड यहाँ पे लिखा और क्या डाल दिया? 5,9। अभी रिजल्ट क्या आएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, तो अभी 9 रिजल्ट, 5 + 9 क्या आएगा?
14 रिजल्ट आना चाहिए। क्या कहीं आया 14 दिखा? कहीं नहीं दिखा। कॉल नहीं किए हैं? कॉल किए हैं ना? प्रिंट नहीं किया। अच्छा कॉल तो किए हैं लेकिन इसको तो कहीं प्रिंट हुआ नहीं है। प्रिंट कर लेते हैं, गलती मेरी। रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करेंगे तो फिर तो प्रिंट करना ही पड़ेगा ना, और नहीं प्रिंट करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि उसमें वैल्यू क्या आया? तो प्रिंट कर ही लिया जाए। क्या बी आर से क्या करेगा? लाइन बदल देगा। अब देखो यहाँ भी वही लफड़ा आ रहा है ना, बी आर के बाद यहाँ वेरिएबल डालना है मुझे आर ई एस। तो या तो ऐसे लिखूं मैं, या तो ऐसे लिखूं, या फिर इतना झंझट अगर नहीं पालना है तो कोई प्लस वलस कुछ भी नहीं, बस बैकटिक। लेकिन आर ई एस के पहले क्या लगाना पड़ेगा? डॉलर। आ गया। लेकिन तब क्या होगा जब यहाँ पे 2 के जगह पे 3 आर्गुमेंट पास कर देंगे? क्या रिजल्ट आएगा? नहीं। तो क्या किया जाए? किया ये जाना चाहिए कि कुछ ऐसा फंक्शन बनाऊं मैं जो जितना चाहे उतने आर्गुमेंट्स को क्या कर सके? हैंडल कर सके। कैसा रहेगा? ज़्यादा बेहतर। अगर मान लिया जाए यहाँ 3 आर्गुमेंट हम अभी पास भी कर देते हैं और ये प्लस बी प्लस सी अगर मैं कर दूं तो अभी ये इसको हैंडल कर लेगा और हैंडल करके 36 रिजल्ट दे दिया। लेकिन फिर ट्विस्ट ये आता है कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मुझे 2 ही नंबर को अगर जोड़ना हो तो नेक्स्ट टाइम हमें मान लो कि 2 ही नंबर को जोड़ना है। नेक्स्ट टाइम हमें 2 ही नंबर को जोड़ना हो, और जब हम 2 नंबर डालेंगे तो क्या इसे हैंडल कर पाएगा? नहीं। लो अब आ गया नॉट अ नंबर। तो दोनों ही केस में प्रॉब्लम है। पहला, अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट ज़्यादा डाल देते हैं तो उसे भी हैंडल नहीं कर पा रहा है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट कम डाल रहे हैं तो भी नहीं। अच्छा, इसको कौन सा आर्गुमेंट बोलते हैं किरण? ये जो आर्गुमेंट यहाँ लिखा गया ए बी सी, इसे कौन सा आर्गुमेंट बोलते हैं? यहाँ देखोगे तब ना बताओ। यहाँ कौन सा आर्गुमेंट ये कहलाता है? 2 तरह का आर्गुमेंट होता है ना, एक होता है फॉर्मल और एक होता है एक्चुअल। तो ये कौन सा आर्गुमेंट है? फॉर्मल है कि एक्चुअल है? एक्चुअल है ना। अच्छा, अब ये क्या है? ये 5 और 9 जो पास किए हैं वो क्या है? ये एक्चुअल है, ये तो फॉर्मल है। वास्तविक डेटा ये है कि ये है ना जो पास किया जा रहा है, इसलिए नाम के हिसाब से ही तो काम भी है इसका। एक्चुअल 5 9 है और ये फॉर्मल आर्गुमेंट। चलो कोई नहीं, अब इसको हैंडल कैसे किया जाए? क्वेश्चन ये आ रहा है। क्या दीपक, प्रॉब्लम समझ में आ गया? प्रॉब्लम ये आ रहा है, इसको हम लोग पाइथन में भी किए थे, याद है किसी को? काजल को याद होगा, बता। पाइथन में भी ऐसा हमने किया था ना, जिसको बोलते थे वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। क्या बोलते थे? वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, जिसमें कि ये जो हमारा फॉर्मल आर्गुमेंट था उसे हम लोग फ्लेक्सिबल बनाते थे कि जितना वैल्यू डालोगे उतने को ये क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसा किए हम लोग कि नहीं? वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट हम लोग पाइथन में किए होंगे। तो यहाँ कैसे करेंगे इसको हैंडल? अब सवाल ये आ रहा है। हाँ, यहाँ हम लोग यूज करेंगे ऑपरेटर का। अब कैसे लिखते हैं गप्पी हम लोग रेस्ट ऑपरेटर को जी? ट्रिपल डॉट लिखेंगे, ठीक है। तो शुरू में यहाँ पे हमने क्या डाल दिया? ट्रिपल डॉट डाल दिया। क्या डाल दिया? ट्रिपल डॉट डाल दिया। अब इसके अंदर जितने भी वैल्यू आएंगे उन सबको ये क्या कर सकता है? हैंडल कर सकता है। लेकिन जब ये मल्टीपल वैल्यू को हैंडल कर सकता है तो मुझे यहाँ करना क्या पड़ेगा? ऐसे तो नहीं जोड़ सकते कि जोड़ सकते? नहीं। क्या करना पड़ेगा? चलो ये बताइए, आयशा बताइए। अगर किसी वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू एक्सेप्ट हो रहा है और उसके सारे वैल्यू को आपस में जोड़ना हो तो इसके लिए बेसिक क्या लॉजिक हम लगाएंगे? कैसे ऐड करेंगे? वही तो पूछ रहे हैं।
एक एक वैल्यू को पिक करना पड़ेगा ना, और एक एक वैल्यू को अगर पिक करना हो और एक ही जगह सब रखा हुआ है तो क्या करेंगे, लूप चलाएंगे ना। तो बेसिक लॉजिक क्या है यहाँ पे, लूप, बिना लूप चलाए हुए एक ही जगह पे एक ही कंटेनर के अलग अलग इंडेक्स पे अगर वैल्यू रखा गया है और हर इंडेक्स से वैल्यू को उठाना है और दूसरे इंडेक्स वाले के साथ उसको अगर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करना हो तो मुझे पहले तो हर इंडेक्स से वैल्यू को क्या करना होगा, गेट करना होगा। और ये काम हम कैसे करेंगे, इटरेट करके। और इटरेट करने के लिए या तो हम क्या यूज करेंगे, लूप का या रिकर्सन का, यही दो है ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। किसी भी टास्क को अगर रिपीटेडली परफॉर्म करना है तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप लूप यूज कर सकते हैं या तो रिकर्सन का यूज कर सकते हैं। रिकर्सन में फंक्शन यूज होता है। तो क्या लिखें यहाँ पे, हमें नहीं आता है, बताओ। RES अगर ऐसा हमने लिखा तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, सबसे पहले तो एक लूप चलाना पड़ेगा, क्या ऐसा, फॉर, और फॉर में क्या डालेंगे, लेट i इक्वल टू, कहाँ से शुरू करो, 0 से शुरू करो, और i इज लेस देन व्हाट, ये डॉट लेंथ, जितना उसका लेंथ है वहां तक जाना है ना, और i प्लस प्लस, अच्छी बात है। अब मुझे जो भी काम करना था कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ कंट्रोल X, और यहाँ हमने आकर के क्या कर दिया, पेस्ट। अब लेकिन एक काम और करना पड़ेगा। अच्छा, ये सवाल किसी और से पूछते हैं। ये सवाल दुबे जी से होगा कि हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखना चाह रहे हैं, रेस रिजल्ट इक्वल टू, रिजल्ट में जो पहले से वैल्यू है उसको ऐड करना है, तो क्या लिखें हम, क्या एक्सप्रेशन होगा, रिजल्ट में जो पहले से वैल्यू है उसके साथ किसको ऐड कर लेंगे, ए के ith इंडेक्स के वैल्यू को, ए के ith इंडेक्स के वैल्यू को, है ना। अच्छी बात है, लेकिन ये क्या सही है, अभी RES में क्या वैल्यू है, गार्बेज, क्योंकि हमने इसको कहीं इनिशियलाइज किया है। तो इनिशियलाइज कहाँ करेंगे, लूप के अंदर कि लूप के बाहर, लूप के अंदर करेंगे तो हर बार 0 हो जाएगा। तो इसको इनिशियलाइज कहाँ करेंगे, लूप के बाहर। तो क्या लिखा जाए, वेर RES इक्वल टू इनिशियल वैल्यू क्या रख लिया जाए, अगर ऐड करना है तो 0, मल्टीप्लाई करना होता तो क्या रखते, 1, क्योंकि 0 अगर लेते मल्टीप्लाई के लिए तो क्या हो जाता, ओवरऑल 0 हो जाता। अच्छा, यहाँ दोबारा वैर लिखना उचित है, नहीं, हालांकि अभी बुरा नहीं मानेगा, लेट लिखे हुए रहते तब तो एरर आ जाता, ये रीडिक्लेरेशन नहीं चलेगा लेट के केस में। हाँ, वैर के केस में रीडिक्लेरेशन भी चलेगा, बट हटा देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, हटा दिया हमने। अब क्या रिजल्ट आएगा, एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ मैं कि अगर 2 नंबर मैंने पास किया तो भी रिजल्ट आना है। हाँ, कुछ गड़बड़, क्या आ रहा है, 14 रिफ्रेश का इशू था। अब अभी 14 आ रहा है, लेकिन गौर से देखना, मैं यहाँ पे एक तीसरा आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, थर्ड आर्गुमेंट क्या आ रहा है। अब मैं इसमें एक फोर्थ आर्गुमेंट भी डाल रहा हूँ, क्या रिजल्ट आएगा। अब बाद में मेरे को लगता ही नहीं, मुझे तो 2 ही नंबर को जोड़ना है, 5 और 75 को। क्या हैंडल कर पाएगा, यस कर पाएगा। तो इसे बोलते हैं रेस्ट ऑपरेटर। ये जो मैंने ट्रिपल डॉट डाला इसे क्या बोलते हैं, रेस्ट ऑपरेटर। तो रेस्ट ऑपरेटर का पहला यूज हमने क्या देखा कि जब मुझे किसी फंक्शन के पैरामीटर को, फॉर्मल आर्गुमेंट को वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बनाना हो तो इसके लिए हम रेस्ट ऑपरेटर का यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट। और ये बड़ा कॉमन टास्क होता है, ऐसा थोड़ी है कि ऐड करना है 2 नंबर के लिए तो अलग फंक्शन बनाएंगे, 3 नंबर के लिए अलग, अब 4 के लिए अलग, नहीं ना, पॉसिबल नहीं ना है। तो हमें उस केस में
उसके पैरामीटर को, मतलब ये इसको पैरामीटर भी बोलते हैं, इस पैरामीटर को या फॉर्मल आर्गुमेंट को क्या बनाना पड़ेगा? वेरिएबल लेंथ। और वेरिएबल लेंथ बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं, बस ट्रिपल डॉट लिख देना है, क्या हो गया? रेस्ट ऑपरेटर। एक और काम समझ लेते हैं। हाँ हाँ, लेस देन इक्वल टू कहाँ कहाँ लेस आई देन? लेस देन ये डॉट लेस। जीरो से शुरू किए हैं तो जो लेंथ है उससे कम ही तक न जाएगा। लेंथ है, मान लो कि लेंथ है 10, तो 10 कहने का मतलब क्या? जीरो से गिनेंगे तो कहाँ तक? 9 ही तक ना, तो इसीलिए लेस देन लिखे हैं। अगर 10 तक जाना होता तो इक्वल टू लगा देते, या तो इक्वल टू लगा देते, यानी तो फिर इसको प्लस कर देते, मतलब आई डॉट लेंथ प्लस 1। एक एरे क्रिएट कर रहा हूं मैं, और उस एरे का नाम है आप लोग कम से कम 2 4 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पढ़ चुके हैं? नहीं, 2 तो जरूर पढ़े होंगे। अब इतनी जल्दी अगर 2 भी पढ़ लिए तो बुरा थोड़ी है। फेवरेट लैंग्वेज कौन सी है आपकी? पहली बात कि जो HTML बोला उसको 0 सन्नाटा लड्डू मिलेगा। इंटरव्यूअर बोलेगा कि ये झोला छाप है, पहले इसको हटाओ। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये भूल के भी, गलती से, मजाक में भी नहीं बोलना है। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब अगर काजल, मान लो तेरे से ये पूछा जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं है, मान लो मुन्ना मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो कैसे उसको संतुष्ट करो? समझा करके, डांट डपट करके नहीं। जबरदस्ती है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्ही को जाएगा। हाँ, वो तो सही बात है कि नाम में ही है, लेकिन वो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं है? मुन्ना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो क्या तर्क दे करके इसको बताओगी कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने का कुछ अपना एक क्राइटेरिया होगा ना, कुछ अपना शर्त होगा। अगर उस क्राइटेरिया पे आ जाएगा तो ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नहीं आएगा तो नहीं है। हम उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे तो HTML इंस्ट्रक्शन तो मानता ही नहीं है, लेकिन लैंग्वेज जो है वो इंस्ट्रक्शन को समझता है, इसीलिए हम इसको काम करते तो इसको हल्के में नहीं लेना है। ये छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं बाकियों से आपको अलग बनाएंगी। डेटाबेस से लिंक नहीं होता। वेरिएबल का कंसेप्ट नहीं होता। एग्जैक्टली, आप कह सकते हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर है तो उसमें उसका अपना क्या होगा? ट्रांसलेटर होगा, चाहे कंपाइलर हो चाहे इंटरप्रेटर हो। HTML का कोई अपना ट्रांसलेटर नहीं है। दूसरी बात, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा तो उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप, स्ट्रक्चर्स, मेथड्स, एरे, ये सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बेसिक क्राइटेरिया है। अगर उसमें नहीं है तो क्या मानेंगे? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अगर हम इसको बोलेंगे कि बाल्टी है कि नहीं, तो क्या बोलोगे? लगता है हाँ, तो ये बाल्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाल्टी के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए उसको ये फुलफिल नहीं कर रहा है। बात खत्म। तो HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है? मार्कअप लैंग्वेज है। इसलिए क्योंकि HTML में ना तो लूप का कॉन्सेप्ट है, ना तो कंडीशनल स्टेटमेंट का है, ना वेरिएबल का है, ना स्ट्रक्चर का है, ना एरे का है, और ना उसका अपना कोई
हाँ, स्ट्रक्चर वो नहीं है, स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर वो एक पेज का स्ट्रक्चर बनाता है। स्ट्रक्चर मैं जो बोल रहा हूँ अलग चीज है। स्ट्रक्चर जो है वे ऑफ कंबाइन वेरिएबल्स बाय क्रिएटिंग अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अगर सी या C++ पढ़ के आए होगे तो आप स्ट्रक्चर के बारे में समझ पाओगे, और नहीं तो विशेष समझना है तो संपर्क कीजिए। चलो पाइथन लिखा हमने यहाँ पे, जावा लिखा, इसके बाद PHP, चलो 3 ही रखते हैं। और बाद में सेकंड फेव लैंग्वेज के लिस्ट में एक लिस्ट आया जिसका नाम है, मान लो जावा डाले हैं, जावा नहीं डाले हैं, जावा स्क्रिप्ट नहीं डाले हैं, JS चलो ये डाल दिए। अब मैं चाह रहा हूं कि ऑल लैंग्वेज, ऑल फेव लैंग्वेज अगर मुझे करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो एक तीसरा एरे हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक तीसरा एरे बनाएंगे। इसमें हम पहले वाले एरे को क्या करेंगे, और उसके बाद ट्रिपल यहाँ पे क्या डालेंगे, और उसके बाद क्या डालेंगे, SFV, ऐसा। न्यू एरे, हाँ, जो भी बना रहे हैं पैरामीटर जो पास है उसके पहले भी बाद में क्या करोगे, रेस्ट ऑपरेटर को पहले जहाँ लिखोगे उसके बाद आएगा। मान लो कि अगर हम इसको पहले लिखेंगे तो पहले आएगा, बाद में लिखेंगे बाद में। जैसे कि अभी आएगा पहला वाला लिस्ट है, तब आएगा ये जो नया लिस्ट बनेगा ऑल फेव लैंग्वेज, उसमें पहले पाइथन, जावा, PHP आ जाएगा, उसके बाद रूबी, JS, .NET आएगा। इसका ये मतलब, हाँ, .NEट एक लैंग्वेज भी है, .NEट एक फ्रेमवर्क भी है। क्या कोई आपत्ति? गवर्नमेंट का भी बहुत सारा प्रोजेक्ट हाँ? .NET तो पता कर लो ना, अभी से याद रखना है। .NEट जिस तरीके से PHP और पाइथन को बैकएंड में यूज़ किया जाता है, वैसे ही गवर्नमेंट का जितना भी प्रोजेक्ट है वो .NEट ही बैकएंड में यूज़ किया जाता है। या यूँ कहो कि माइक्रोसॉफ्ट के बेस्ट जितने भी सर्वर हैं उसमें .NEट को ही तरजीह दिया जाता है। अब लाइनेक्स वाले पे .NEट नहीं चलेगा, वहाँ ये मूर्खई नहीं करना है कि अगर मान लो कि लाइनेक्स का वेब सर्वर, वहाँ हम .NEट का साइट नहीं होस्ट करते, वहाँ हमें PHP ही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ विंडोज़ का सर्वर है वहाँ हम .NEट यूज़ करते हैं। अब ये जो नया वाला है हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ राइट किसको कर दिया जाए, ऑल फेव लैंग्वेज को। अब इससे हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि पहले एरे के बाद दूसरे एरे के एलिमेंट्स को डाल देगा। मतलब एक एरे को दूसरे एरे में क्या करना, कॉपी करना या कॉन्कैटिनेट करना। ये काम पहले देख लेते हैं कि सही काम कर रहा है या नहीं। यस, फाइनली पाइथन, जावा, PHP, रूबी, JS, .NEट। अगर मान लो कि हम रूबी से ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है? अगर रूबी से ही स्टार्ट करना चाहते तो पहले इसको लिख देंगे, पहले इसको लिखेंगे और उसके बाद फिर कॉमा और फिर ट्रिपल डॉट, और उसके बाद किसको लेकर के आना है, फेव लैंग्वेज को। अब आउटपुट थोड़ा चेंज दिखेगा इस पर, रूबी, JS, .NEट, पाइथन, जावा, PHP। हाँ, एरे को या ऑब्जेक्ट तो कॉपी नहीं होगा जब तक रेस्ट ऑपरेटर को यूज नहीं करोगे। अब एक ऑब्जेक्ट भी हाँ,
क्लोन हुआ है कॉपी। क्लोन क्यों होगा? ये हुआ, बोलो कि कॉपी करना। ऐसा समझ लो, एक एरे था जिसमें 3 एलिमेंट, दूसरा एरे 3 एलिमेंट, अब एक तीसरा एरे हम बना रहे हैं, उसमें पहले एरे और दूसरे एरे दोनों को कॉपी कर रहे हैं। क्लोन होता तो वो भी रहता, ये भी रहता, दो को बन गया। समझे? अब ये तो हुआ कॉपी करना किसको, ये हुआ एरे को कॉपी करने का तरीका। सर अगर 3 एरे रहता तो कैसे? अरे वाह, चलो बढ़िया सवाल है। तीसरा एरे भी बना लेते हैं, दो एरे पहले लिख देते हैं, उसके बाद तीसरा। थर्ड एरे टीए के नाम से बना लेते हैं। थर्ड एरे में क्या डाल देते हैं, मान लो यहाँ पे हम लोग विंडोज लिनक्स वीएम ऐसा कुछ। अच्छा, वीएम में क्या इशू आ रहा है? ओह, इशू इसकी वजह से आ रहा है। अब मान लो इसे भी हमें कॉपी करना था, करेक्ट? तो उस केस में क्या डालेंगे, पहले यहाँ पे मत डालो इसको। आप ट्रिपल डॉट देके टी लिख दो। अब क्या नाम था? रेस्ट ऑपरेटर। क्या डाल देंगे यहाँ पे? ये डाल दो। क्या इस तरीके से? इसका जो बेहतरीन यूज़ है, पहला चीज़ कहाँ, जब हमें वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बनाना है वहाँ। दूसरा यूज़ देखो और वो खुद बताना। इसको हम मिटाएं या रहने देते हैं, आप लोग लिखो तब तक। एक ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, ऑब्स के बिना तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अधूरा ही है। हाँ, कॉपी तो सिर्फ फ्लैश पर हुआ है, डॉट टी। कॉपी ये भी हुआ है क्योंकि ये समझ लो कि एक काइंड ऑफ कॉन्केटिनेशन हो रहा है। ये जो तीसरा एरे बना, अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखते तो क्या बनता, एक ब्लैंक एरे बनता। और हमने यहाँ पैरामीटर जब पास कर दिया तो इसमें पहले 3 पोजीशन पे इसका इस एरे का वैल्यू आ गया, उसके बाद दूसरे 3 पोजीशन तक इस एरे का वैल्यू आ गया, और तीसरे पे किसका आ जाएगा, टीए वाले का आ गया। अगर वो वहाँ ट्रिपल डॉट नहीं दे साइन ऑपरेटर तो भी आ जाएगा। डिफर क्या है? तो डिफर यहाँ पे नहीं आएगा, वो अगले एग्जाम्पल में समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट के केस में यहाँ तो बस यूज़ कर रहे हैं तो भी रिजल्ट आएगा, नहीं कर रहे हैं तो भी रिजल्ट आएगा। बट कर सकते हैं इसको कॉपी करने के लिए, लेकिन स्पेशली कॉपी अगर करना हो तो इसके लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली इसको ऑब्जेक्ट के साथ। आओ ना, एक तुरंत एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। मतलब तुम्हारा कंसर्न ये है कि कोई ऐसा केस हो जिसमें अगर यूज़ ना करे तो काम में नहीं हो, यही ना? बस लगे हाथ। ये तो देख लिया कि यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, हाँ कि ना? हाँ, इसमें भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ तो यूज़ करना समझ में आ गया, ये वाला यूज़ समझ में आया था ना? हाँ, तो चलो अब दूसरा यूज़ भी देख लेते हैं, वाइटल। देखो, 2 तरह का यूज़ होता है बच्चा, एक होता है वाइटल और एक होता है ऑप्शनल। जब ओप्स पढ़ोगे तो उसमें भी बताए होंगे, तो पढ़ा है पाइथन। जब बताए थे ओवरराइडिंग, तो ओवरराइडिंग का 2 केस होता है, एक होता है ऑप्शनल और एक होता है वाइटल। ऑप्शनल में है कि करेंगे इसलिए ताकि हमें लेटेस्ट फंक्शनलिटीज चाहिए। अब वाइटल में करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा जब तक कि ओवरराइड नहीं करेंगे। क्यों भाई? तो जो चाइल्ड क्लास है वो भी क्या बन गया है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया है। अब अगर बहुत लोग को नहीं है पल्ले पड़ेगा अभी, तो थोड़ी देर में ये चीज़ हम लोग आने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक वही ओप्स के ऊपर। एक पंगत में बैठे हुए तो एक ही तरह का चीज़ सर्व किया जाए, इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा। एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है तो पता ना? क्या होता है? वैल्यू और की होगा। किरण, तुम्हारे नजर में ऑब्जेक्ट क्या है, क्या समझती हो? हाँ? क्या लिख रहा हूं वही पढ़ के बता दो। Any entity having some attributes and behavior is called object। मतलब दुनिया की तमाम चीज़ें जिसका कि कुछ न कुछ क्या है, एट्रीब्यूट है, कुछ न कुछ बिहेवियर है, वो सब का सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। इवन हम भी एक ऑब्जेक्ट हैं, आप भी एक ऑब्जेक्ट हैं। ये जो लाइट जल रहा है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, ये जो टीवी चल रहा है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। सब का सब एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसका कुछ न कुछ क्या है, एट्रीब्यूट और कुछ न कुछ बिहेवियर है।
अब सवाल ये आता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो हम समझ गए। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम लोग आज के डेट में बिना ऑब्जेक्ट का यूज करे कोई भी काम कर सकते हैं? रात को सोने से लेकर के सुबह जगने तक जितना भी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं वो सब किसकी मदद से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट की मदद से हो सकता है? आपको अभी कोड लिखना ही है तो आप क्या यूज कर रहे हैं? लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कीपैड यूज कर रहे हैं, तो क्या है? ऑब्जेक्ट ही तो है। अब अगर हमको दिखाई नहीं देगा, हम चश्मा लगाएंगे तो क्या है? ऑब्जेक्ट ही तो है। आप बैठने के लिए चेयर यूज कर रहे हो, क्या है? ऑब्जेक्ट ही तो है। तो सबके सब चीजें जो भी आप अपने डे टू डे लाइफ में काम कर रहे हो उसके लिए जो भी आप यूज कर रहे हो सबका सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ठीक है, अगर सबका सब ऑब्जेक्ट है, अब मान लो कि हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट आ रहा है, एडमिशन करवाया, तो वो भी हमारे लिए क्या एक ऑब्जेक्ट है। अब उसका सारा डिटेल तो हमें रखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनता कैसे है जावास्क्रिप्ट में? तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाने के कई तरीके हैं। जावास्क्रिप्ट में सिंपल तरीका ये होता है ऑब्जेक्ट बनाने का कि आप क्या लिखो, लेट, मान लो स्टूडेंट का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, स्टूडेंट इक्वल टू, और उसके बाद क्या लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है कि आप क्या डालिए, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालिए, और कर्ली ब्रैकेट में की वैल्यू पेयर डालना होता है। क्या डालना होता है? की वैल्यू पेयर। जैसे आप पाइथन अगर पढ़ के आए होगे तो पाइथन में क्या बनाते थे हम लोग? डिक्शनरी। बिल्कुल वैसे ही बनाया जाता है। तो क्या डालेंगे यहाँ पे? जैसे मान लो स्टूडेंट का क्या हो सकता है? नाम हो सकता है, नेम हो सकता है। तो क्या लिखेंगे? नेम। फिर यहाँ क्या देना होता है? कोलोन। और यहाँ जो भी नाम डालना है वो आप नाम डाल दो। अब नेम क्या डाल देते हैं? मान लो रोशन डाल देते हैं। फिर यहाँ क्या डालना है? कॉमा डालना नहीं भूलना है, बिकॉज कॉमा नहीं डालने का मतलब है कि इसके आगे कोई कोई अदर एट्रीब्यूट्स नहीं है, ये लास्ट एलिमेंट है। तो नेम के बाद क्या डाल देते हैं? मान लो इसका कोर्स डाल देते हैं। कोर्स क्या है इसका? सपोज वेब डी है। ओके, इसके बाद मान लो इसका नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो क्या है? फी है। सपोज इसका फी है 20,000। अब यहाँ भी क्या देना है? और चलो इससे भी डबल कोट में हम रख लेते हैं। अब यहाँ कॉमा देना ज़रूरी है। मान लो ये आखिरी एलिमेंट है, या चलो एक आखिरी एलिमेंट इसका मैं रख ले रहा हूँ फोन। क्या रख ले रहा हूँ? फोन। ओह माय बैड। ये फोन आखिरी वाले एलिमेंट में हम कॉमा लगाएं या नहीं लगाएं, एक ही बात है। तो बेहतर होगा कि हम कॉमा ना लगाएं। क्या? नहीं, ना इक्वल टू नहीं होता है, कोलोन देते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ से क्या करना है? नेक्स्ट देखना है कि ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, स्टूडेंट का नेम क्या है। बस मुझे ये देखना है। क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके बाद क्या डालेंगे यहाँ पे? अब बेहतर क्या होगा कि यहाँ किसका यूज़ करें? टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करें। नेम ऑफ स्टूडेंट इज, और उसके बाद क्या डाल सकते हैं यहाँ पे? डायरेक्ट। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? स्टूडेंट डॉट नेम। अब देखो यहाँ लिखने का दो तरीका है, या तो डॉट दे करके भी लिख सकते हो, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों तरीका चलता है। या तो आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करो, या फिर डॉट लगा करके, डॉट ऑपरेटर लगा करके करो, अगर ऑब्जेक्ट के किसी भी एट्रीब्यूट को या बिहेवियर को एक्सेस करना है तो। अब उसी तरीके से कॉपी, कंट्रोल भी, और मान लो कि मुझे नेम के अलावा क्या चाहिए था? इसका फ़ोन नंबर चाहिए था। क्या? फ़ोन नंबर ऑफ स्टूडेंट इज। और यहाँ पे अब क्यों नहीं डॉट यूज़ कर ले, इसी बहाने दोनों का यूज़ हो जाएगा। डॉट फोन ऐसे। अब इसके पहले अगर BR लगा देते तो क्या अच्छा नहीं रहता? ये ज़्यादा अच्छा आएगा। यस।
क्या आ रहा है? नेम ऑफ ए स्टूडेंट इज अनडिफाइंड, ओ तेरी, और फोन नंबर ऑफ ए स्टूडेंट, अच्छा ये तो सही उठा लिया, और नेम क्या आ रहा है? अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों? ब्रैकेट तो स्क्वायर ही होगा, ब्रैकेट स्क्वायर ही होगा, समझे? मसला वो नहीं है बच्चा, मसला है कि ये भी तो क्या है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये भी तो एक वेरिएबल है, और इतना झंझट से बचना है। चलो क्या है? नेम का यूज़ करो। क्या रहा है? नेम ऑफ ए स्टूडेंट इज रोशन, फोन नंबर ऑफ ए स्टूडेंट इज फलाना। यहाँ तक हो गया। अब सवाल ये आ रहा है कि चलो ये तो स्टूडेंट, ये पहला स्टूडेंट का था, स्टूडेंट 1 था, करेक्ट? नहीं, अब हम एक सेकंड बना रहे हैं यहाँ पे, और लेट हमने लिखा, लेट को केट क्यों लिखा, लेट ए स्टूडेंट 2 इक्वल टू, और अगर अभी मैं जहाँ स्टूडेंट लिखा था यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ? स्टूडेंट 2 लिख रहा हूँ, और यहाँ स्टूडेंट 2 लिख रहा हूँ, करेक्ट? क्या रिजल्ट आएगा? अनडिफाइंड आएगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट 2 कुछ है ही नहीं, कोई एट्रीब्यूट ही डिफाइन नहीं है, ना तो उसके अंदर नेम है, ना तो उसके अंदर कोर्स है। अब हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो स्टूडेंट 1 का वैल्यू है वही किस में आ जाना चाहिए? स्टूडेंट 2 में आ जाना चाहिए। का कैसा रहेगा? बढ़िया। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट 2 का वैल्यू किस में आ जाए? स्टूडेंट 1 में आ जाए। तो स्टूडेंट 2 का ऑब्जेक्ट तो पहले बना लेंगे ना। ये ऑब्जेक्ट बनाना हो गया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा फिर स्टूडेंट 2 इक्वल टू व्हाट? स्टूडेंट 1। दिमाग में पहले तो यही बात आ रही है। यहाँ पे कॉपी करने के लिए चेक कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी इसमें वैल्यू क्या आ गया? रोशन। और ये अगर मुझे यही पे इस काम को करना था तो हम क्या कर सकते थे? यहाँ रेस्ट ऑपरेटर का यूज कर लेते और क्या लिख देते? स्टूडेंट। क्या लिख देते? मतलब ऑब्जेक्ट तो बनाओ, लेकिन उसमें किसको कॉपी कर दो? यहाँ काम आता है रेस्ट ऑपरेटर। तो यहां हमने यूज किया किसके लिए? कॉपी वन ऑब्जेक्ट अनदर। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए किसका यूज करेंगे? रेस्ट ऑपरेटर का यूज करेंगे। ये सेम रहेगा सर स्टूडेंट 2 में, वैल्यू उसका अगर चेंज करना चाहेंगे। हाँ, कर सकते हो, व्हाई नॉट। चलो मान लो वैल्यू चेंज करना है, सपोज की वही रहेगा, उसका नाम बदल देना है, सपोज यही चाहते हैं ना। तो मुझे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट 2 डॉट नेम इक्वल टू, और जो तेरी मर्जी हो डाल दो। मान लो इसका नाम रख दे रहे हैं हम दीपक। कि वही रहेगा, वैल्यू अपडेट कर दिया हमने। यहाँ पे सबको डिफाइन डिफाइन कहाँ कर रहे हैं? इसको डिफाइन नहीं बोलते हैं। वैल्यू रीअसाइन कर रहा है सर, वैल्यू रीअसाइन। हाँ, इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइज विद वैल्यू, इनिशियलाइज विद डिफरेंट। अब अगर मान लो फोन नंबर भी दीपक का कुछ अलग है, उसका कुछ अलग है, तो स्टूडेंट 2 डॉट फोन, अगर चाहे तो ये फ़ोन भी अपना अपडेट कर सकता है। 77894562। अब आकर के देखो क्या आ रहा है? चेंज हो चुका है? ज़्यादा हो गया क्या? उससे दिक्कत नहीं है। लगता है 12 हो गया है। सब चीज़ तो अपडेट ही कर रहे हैं, तो फिर मतलब सर सेम चीज जब हम बार बार लिखेंगे एक सेकंड,
स्टूडेंट 1 में लिखे फिर उस तरह से स्टूडेंट 2 में लिखी जाए, हाँ, तो फिर इस तरह से बनाने का मतलब क्या है? बनाने का मतलब ये हो गया कि इसका एक स्ट्रक्चर तो बना दिए ना कि उसमें कितने वेरिएबल्स होंगे, आपको वैल्यू अलग अलग डालना है, इसलिए तो ऑब्जेक्ट बनाने का ही तरीका सही नहीं है। ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है छोटे प्रोजेक्ट में, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ये बनता है नहीं, उसके लिए सबसे पहले क्या बनता है, इसके लिए क्या बनता है, कॉन्सेप्ट किसका आया, ओप्स का। और ओप्स के कॉन्सेप्ट में सबसे मेजर रोल किसका होता है, क्लास का। किसका, क्लास का। मतलब ऑब्जेक्ट अगर बनाने हैं आपको तो पहले क्या बनाओ, एक क्लास बनाओ। और क्लास क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट, एक ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन, एक ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है क्या, क्लास। अब जैसे कि मुझे अगर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो स्टूडेंट का एक ही ऑब्जेक्ट थोड़ी होगा, 100 होगा, 1000 होगा, मिलियन होगा। तो अगर 100, 1000 और मिलियन अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऐसे कितना बनाते रहेंगे हम, ये तरीका तो बिल्कुल सही नहीं है। नहीं, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट किसका देखना होगा, ओप्स का। और ओप्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाने हैं, इन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो आप सबसे पहले क्या बनाओ, उस ऑब्जेक्ट का एक क्लास बनाओ। और क्लास के अंदर उस ऑब्जेक्ट के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे और जो भी बिहेवियर्स होंगे, उन सारे एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स को डिफाइन करो। और उसके बाद जब आप उस क्लास का यूज करके कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उस ऑब्जेक्ट को बाय डिफॉल्ट वो सारे एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर असाइन हो जाएंगे। तो अब कहा जाए कि दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर जो बड़ा प्रोजेक्ट है, या कोई भी अगर हम बात करें खासतौर से आईडी, क्या आईडी, लाइक आप VS कोड यूज कर रहे हो, क्या है, बिना उसका यूज किए बना सकते हैं नहीं, क्योंकि इसका एक प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर है। तो जहां भी एक प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, समझ लो वहां कॉन्सेप्ट किसका लगाया गया है, ओप्स का। अब जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, एप्पल ही आईफोन 15 लॉन्च की, तो आईफोन 15 ऐसे ही लॉन्च हो गया कि आईफोन 15 का पहले क्या बना होगा, एक प्रोटोटाइप बना होगा। प्रोटोटाइप समझते हो ना, एक डिजाइन तैयार हुआ होगा, उसके स्पेसिफिकेशन डिसाइड हुए होंगे, सारा अगर हो गया डिस्कशन, उसका एक लेआउट तैयार हुआ, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर बना, और उसी स्ट्रक्चर को यूज करके n नंबर ऑफ कॉपीज उसके बन रहे हैं, बस उसमें वैल्यू अलग अलग होगा। तो ये रेस्ट ऑपरेटर की कहानी थी। अब हम लोग अगर बढ़े, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो कॉन्सेप्ट किसका आएगा, ओप्स का। लेकिन ओप्स के लिए थोड़ा हम ब्रेक लेंगे।